Hello dear students, I am Kangana Barua and I am again back with another new video which is on part 3 of your video units and measurement. ठीक है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट का हमने ऑलरेडी 2 पार्ट कर लिया है और दोनों ही पार्ट में हमने अभी तक ये कवर किया है कि यूनिट क्यों इम्पॉर्टेंट है, डायमेंशन क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस कैसे करते हैं, और हमने लास्ट वीडियो में ये यहाँ तक छोड़ा था कि किस टाइप के यूनिट्स है। तो हमने 3 टाइप का यूनिट देखा था, है ना, CGS, MKS और FPS। तो आज हम देखेंगे कि किसी भी यूनिट से, या सपोज CGS से MKS, MKS से FPS, ये सबसे यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, एग्जाम्पल के मदद से हम उसको समझेंगे। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1A, हाँ ये है क्वेश्चन नंबर A। तो क्वेश्चन में दिया है 5 kg स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इनटू CGS, या फिर तो इसको हमें CGS में करना है कन्वर्ट, इनटू CGS, इसको हमें CGS में कन्वर्ट करना है। ओके, तो ठीक है, तो CGS में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम क्या देखेंगे कि ये जो एक हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ होगा ना, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम N1 मान लेंगे, N1। तो इसमें N1 का वैल्यू कितना है, 5। ठीक है, और आपका ये जितना भी यूनिट्स है, ये जितना भी यूनिट्स है, वो सारे यूनिट्स को, हाँ वो सारे यूनिट्स को हम अभी दिखाती हूँ। हम उसमें जैसे केजी क्या है, मास है, केजी स्क्वायर है, तो उसको हम M1 मान लेंगे, और केजी स्क्वायर से हमको जाना किस में है, CGS में, यानी कि केजी को हमको लेके जाना है ग्राम में, तो वो होगा M2। तो जो है, जो ऑलरेडी है, उसको हम M1 मानेंगे, L1 मानेंगे, T1 मानेंगे, N1 मानेंगे। जिसमें हमको जाना है उसको 2 मानेंगे, N2, M2, L2, T2। ओके, तो अभी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको हमने N1 मान लिया। अभी यहाँ पे एक हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि है, N2 इज इक्वल टू N2, यानी कि जिस पे हमको जाना है। ठीक है, N2 is equal to N1 क्या हो रहा है ये, N2 is equal to N1 M1 by M2। अब देखिए इसमें क्या कोई यूनिट है इसमें स्क्वायर है, तो उसको लगा देंगे। नेक्स्ट करेंगे, केजी हो गया, नेक्स्ट है मीटर, यानी कि L1 लेंथ है ना ये, बाय L2, इसमें भी स्क्वायर है। और नेक्स्ट है टाइम, जो कि है सेकेंड में, तो है T1 बाय T2, और इसमें भी इनवर्स का स्क्वायर है यूनिट। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये हमारा नया जो हमको CGS में लेके जाना है, तो नया यूनिट बनने जा रहा है। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, N2 का वैल्यू निकालना है, N1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, M1 बाय M2, L1 बाय L2, T1 बाय T2, और उसके जो भी पावर्स है उसको एज इट इज रखेंगे। ओके, तो N1 का वैल्यू हमको गिवन है 5, M1 क्या है, केजी, M2 है ग्राम, हमको ग्राम में जाना है ना, केजी से ग्राम में जाना है। ओके, L1 क्या है, L1 है मीटर, L2 क्या है, L2 है सेंटीमीटर, यूनिट्स नहीं भूलना है। T1 है सेकेंड, और T2 भी है सेकेंड, हो गया इनवर्स का। फिर हम करते हैं, अब देखिए ग्राम और केजी को अगर बराबर करना है, केजी को ग्राम में लेके आना है, तो कितना होगा, 1000 ग्राम, है ना।
और यहाँ पे रह गया ग्राम दिन स्क्वायर। फिर मीटर को सेंटीमीटर में लेके आना है, कितना होगा 100 सेंटीमीटर। और सेकेंड से तो सेकेंड हट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या हमारा ग्राम और सेंटीमीटर। ये 5 को थोड़ा अच्छे से लिख लेती हूँ मैं। और यहाँ भी रह गया स्क्वायर। तो इसको हम करेंगे 5 ग्राम से ग्राम हटेगा, ये रहेगा 1000 का स्क्वायर, है ना, ऊपर का स्क्वायर है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हटेगा, ये रहेगा 100 का स्क्वायर। तो ये हमारा बचा 5 इंटू 10 टू दी पावर कितना होगा हमारा, यहाँ पे 1000 का स्क्वायर यानी कि 5, 10 टू दी पावर 5, 100 का स्क्वायर यानी कि 10 टू दी पावर 4, सॉरी 1000 तो 10 टू दी पावर 6 होगा हमारा, ठीक है। 1000 यानी कि 1000 इंटू 1000, तो मतलब यहाँ पे 3 जीरोज, तो और 3 जीरोज आ जाएंगे, तो ये होगा 10 टू दी पावर 6। और ये बचा ऐसा, तो टोटल आएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर 10। तो ये हो गया हमारा नया N2 का वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं 5 kg स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स को CGS में कन्वर्ट करूंगी ना, तो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो होगा ऐसा। तो ये ऐसा होगा हमारा जो नया यूनिट बनेगा, ये बनेगा ऐसा 5 इंटू 10 टू दी पावर 10 सेंटीमीटर, है ना, ग्राम। अच्छा, पहले इसको हम पुराने वाले यूनिट के साथ कंपेयर करके लिखेंगे। क्या था 5 kg स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, तो ये होगा 5 इंटू 10 टू दी पावर 10 ग्राम स्क्वायर, ग्राम का स्क्वायर, मीटर ग्राम का स्क्वायर, सेंटीमीटर, मीटर को हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेकेंड का मीटर का इनवर्स, सेंटीमीटर, हाँ, सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेकेंड का इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो नया यूनिट बना वो बना इस तरीके का कुछ, ठीक, ओके। तो पुराना यूनिट था 5 kg स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, और नया यूनिट जो आया वो आया 5 इंटू 10 टू दी पावर 10। ये इसका नया हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू आया है, ग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। और इसको हमने कैसे किया, इसको हमने किया यूनिट कन्वर्जन के मेथड से, N1 और M1 L1 T1 से N2 का वैल्यू निकाल लिया, M2 L2 और T2 को कन्वर्ट करके, ओके। एक और हम इसका एग्जाम्पल करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन में बोला है 8 न्यूटन इंटू CGS, 8 न्यूटन को CGS यूनिट में लेके जाना है। चलिए करते, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें मास लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं दिया है, तो उसको हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 8 न्यूटन, ये जो न्यूटन है ना, न्यूटन क्या होता है 8 इंटू ML/T इनवर्स स्क्वायर, यही होता है ना न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला, है कि नहीं। तो इसको हम मास लेंथ और टाइम में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसका डायमेंशनल एनालिसिस कर लिया, न्यूटन को हमने तोड़ के लिखा, ठीक है। तो अब हम इसको अच्छे से CGS में लेके जा पाएंगे पहले वाला प्रीवियस वाला मेथड यूज करके। तो चलिए करते हैं इसको। तो इसमें N1 क्या है, N1 है 8, और N2 में जाने के लिए अगेन N1 क्या होगा M1 बाय M2, L1 बाय L2, T1 बाय T2, और जिसमें जो यूनिट है उसमें उसको एज इट इज रख देना है। क्या M1 में कोई यूनिट है, नहीं है, L1 में कोई यूनिट है, नहीं है, लेकिन T1 और T2 में है, जो कि है इनवर्स का स्क्वायर, है ना। तो करते हैं अभी इसको। मास है हमारा किसमें
न्यूटन को हमें सीजीएस में लेके, तो मास है केजी में और जाना है सीजीएस यानी कि ग्राम में, लेंथ जाना है हमको सेंटीमीटर में, टाइम है सेकंड में और जाना भी है हमको सेकंड में, और इसका आता है सेकंड इनवर्स। तो ये होगा ये तो हट ही जाएगा ना, सेकंड से सेकंड तो घट जाएगा। अब यहाँ पे भी ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेंगे, तो ये बचा इंटू 1000 इंटू 100, तो यानी कि इसका टोटल वैल्यू हुआ 8 इंटू 10⁵। तो हमारा फिर से यूनिट को सजा के लिखते हैं, 8 न्यूटन को अगर सीजीएस में लेके जाएंगे तो होगा 10⁵, किलोग्राम को ग्राम में, ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेकेंड का इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूटन को सीजीएस में लेके जाएंगे तो ये हमारा 8 इंटू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेकेंड का इनवर्स। अब ये वाला जो यूनिट है ना, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, ये जो सीजीएस में आएगा, न्यूटन को जब हम सीजीएस में लेके जाएंगे ना, हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, हम इसको एक और यूनिट का इसको नाम दे सकते हैं जो कि है डाइन। तो अगर न्यूटन को हम सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे ना, जो नया यूनिट बनता है ना, उसको हम डाइन बोलते हैं, डाइन। ठीक है, और डाइन कैसे कन्वर्ट करता है, न्यूटन से डाइन में कैसे कन्वर्ट करना है, वो है ये, अभी हमने देख लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि 7.7 इंटू 10⁻³ ग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब और सेकंड इनवर्स को MKS में लेके जाना है। ठीक है, MKS यानी कि क्या, मीटर किलोग्राम सेकंड में, मीटर किलोग्राम सेकंड में। ठीक है, तो इसको हमको MKS में लेके जाना है। तो ये वाला कैसे करेंगे, ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, ये भी एज इट इज सेम है जैसे अभी हमने किया। ये हो गया हमारा N1, फिर इसको M2 कर लीजिए, और MKS वाले सिस्टम्स को M2, L2, T2 कर लीजिए। और जैसे अभी हमने जो वाला फॉर्मूला लगाया, N2 इजिकल टू, जो मतलब ये वाला फॉर्मूला N2 में कन्वर्ट करना है ना, N2 इजिकल टू N1 M1 by M2 L1 by L2 T1 by T2, और इसमें जो भी इनका पावर है उसको लगा दीजिए, और ये वाला हो गया हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में बेस करके अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और ये हो गया आपका होमवर्क। और इसका आंसर क्या आता है आप एक बार कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइए, तो हम वेरीफाई कर पाए कि आपने सही किया है या नहीं किया है। ओके, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो अगेन आप पूछ सकते हैं कमेंट में, जो भी आपको डाउट होगा वो हम सॉल्व कर देंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ना, टॉपिक मतलब ये भी क्वेश्चन ही है, आज हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है डायमेंशनल एनालिसिस का। तो इसमें क्या होता है, हमको फॉर्मूला डिराइव करना होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि इस क्वेश्चन में क्या है, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द energy of a body executing SHM, assuming this energy depends upon its mass m, frequency f and amplitude of vibration r। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, यहाँ से हमको निकालना है एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी। एनर्जी के लिए हमको एक्सप्रेशन निकालना है। ओके, तो ठीक है, करते हैं, हम सॉल्व करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कैसे करना कैसे है। ठीक है, तो बोला है कि किसी भी बॉडी का एनर्जी
डिपेंड करता है, यानी कि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिपेंड कर रहा है। ये नहीं बोला कि इक्वल है, वो बोला कि डिपेंड कर रहा है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो किस पे कर रहा है, पहले तो मास पे, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी पे, एंड उसके बाद है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे। तो मास m, फ्रीक्वेंसी f और एम्पलीट्यूड r हमको दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। ओके, अब हमने जो ये m, f और r लिया है, हो सकता है कि इसका कुछ ना कुछ पावर तो होगा, हो सकता है क्या होगा ही होगा। अगर कुछ नहीं है तो मतलब 0 हो जाएगा, 1 होगा उसका अल्टीमेट वैल्यू, है ना। तो अगर लेकिन कुछ अगर होगा तो उसको भी तो हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, पावर ऑलरेडी दे रही हूँ, ए बी सी, या आप इसको एक्स वाई जेड भी कर सकते हैं, एक्स वाई जेड ही कर देते हैं हम लोग, एक्स वाई जेड करके इसका पावर दे सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी दिया। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यानी कि ये जो हमारा अगर एनर्जी है ना, ये यहाँ पे था डिपेंडेंट ऑन m टू द पावर x, f टू द पावर y एंड r टू द पावर z। अब ये जो क्या है, प्रोपोर्शनल साइन है, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए क्या निकालना पड़ता, क्या देना पड़ता है। हम सबको पता है कि किसी भी इक्वेशन में प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए देंगे एक कांस्टेंट, तो कि और वो कांस्टेंट हमने k मान लिया है, ठीक है। तो और बाकी को एज इट इज रख देते हैं, सॉरी, r टू द पावर z होगा। तो बन गया हमारा इक्वेशन। तो यही हमको निकालना है, ठीक है, ये इक्वेशन का वैल्यू हमको निकालना है, यानी कि वैल्यू मतलब क्या, बाकी सब कुछ तो गिवन ही है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है, पावर का वैल्यू निकालना है। क्या बोला है, मेथड ऑफ डायमेंशन, ये डायमेंशन का मेथड यूज करके हमें ये एक्सप्रेशन डिराइव करना था। ओके, चलिए करते हैं। ये ई क्या समझा रहा है हमको, ई बोल रहा है कि ई है एनर्जी। अगर आप लोगों को पता है, पहले वीडियो में हमने एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर लिया था, डायमेंशनल एनालिसिस डिराइव कर लिया था। और अगर नहीं भी क्या होगा ना, आपको अभी तक तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आ ही गया होगा, तो आप एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लीजिए और उसको यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो करते हैं, चलिए। अकॉर्डिंग पहले लिख लेते हैं थोड़ा। अच्छा, एक और बात, अगर डायमेंशनल एनालिसिस का मैंने आप लोगों को रूल्स बताया था ना लास्ट वीडियो में, कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोला था। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है कि अगर कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है ना, कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, जैसे कि ये वाला इक्वेशन हमने मान लिया कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, इसको हम यही हमने डिराइव कर लिया। तो अगर ये करेक्ट है, यानी कि क्या होगा पड़ेगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन से बराबर होना पड़ेगा कि नहीं। ये हमको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने बताया है। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होता है, लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल होता है राइट हैंड साइड के साथ, राइट। तो लिखते हैं इसको हम, इफ द इक्वेशन is correct, then LHS should be equal to RHS, है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एनर्जी। अभी हम एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mL² T का इनवर्स स्क्वायर। और इधर जैसा कि हमने, अच्छा पहले हम जो है उसको एक बार वैसे लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, जेड का भी आर का भी डायमेंशनल फार्मूला निकालना है ना। अच्छा, तो देखिए, तो अभी हमने एनर्जी का डायमेंशनल एनालिसिस निकाल लिया, जो कि है mL² T इनवर्स का स्क्वायर, T इनवर्स स्क्वायर। और इधर जो है राइट हैंड साइड वाला अभी तक ऐसे लिखा है, लेकिन इसको भी हमें डायमेंशनल टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर डायमेंशनल टर्म्स में कन्वर्ट करना है, कि क्या है, के है एक कांस्टेंट, तो क्या कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, बिल्कुल नहीं होता है ना। ये तो हम, इतना तो हमको पता ही है, तो ये तो हट जाएगा। और m जो है, m का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, m बनेगा ऐसे, m टू द पावर, जो कि पावर जो भी है वो बनेगा x होगा, है ना।
तो उसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी यानी कि अच्छा ठीक है। तो अभी इसमें हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है अगर आपको पता है तो फ्रीक्वेंसी है t 1/t है ना, फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी होगा आपका t का इनवर्स। 1/t मतलब t इनवर्स है ना, तो फ्रीक्वेंसी की जगह हम क्या लिखेंगे t इनवर्स, और इसका जो भी पावर है जो कि है y उसको ऊपर में लिखेंगे। और r क्या है एम्पलीट्यूड, तो मतलब ये बन गया हमारा लेंथ, लेंथ का पावर है z है ना। एक बार आप लोग देखिए इसको हमने सही से किया है कि नहीं। मास तो मास हो गया, फ्रीक्वेंसी होता है टाइम इनवर्स, ये इनवर्स है ठीक है, ये इनवर्स है। इसको मैंने थोड़ा सा सही करके लिखना है, ये ऐसा है, इनवर्स है ये। फ्रीक्वेंसी 1/t होता है तो ये हो गया टाइम इनवर्स, तो बाद में पावर एज इट इज रख दिया। और एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड तो हो गया लेंथ, कितना गया है वो, कितना उसका एम्पलीट्यूड है, तो ये हो गया लेंथ, और वापस में इसका पावर एज इट इज रख दिया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको मैं इसको हटा देती हूँ, इसको हटा के इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि अच्छे से इसको सजा के लिखेंगे। तो क्या बना हमारा, लेफ्ट हैंड साइड ml² t इनवर्स का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड बना हमारा m⁴x l⁴z t इनवर्स⁴y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, ताकि हम x y z का वैल्यू निकाल ले। तो क्या होगा, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो m को कंपेयर करते हैं, इधर देखिए, इधर m का, अच्छा इसको हम फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाले में m का क्या पावर है, m का पावर 1 है, यानी कि इसके ऊपर क्या होगा, 0 आएगा, m0 होगा ना। तो इधर और इधर है m का पावर x, तो यानी कि x का वैल्यू हो गया 0, करेक्ट। अब ठीक वैसे ही l का पावर इस साइड में है स्क्वायर, और इधर है l का पावर z, तो यानी कि z का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, करेक्ट है ये, आपको समझ आ रहा है। हमने कंपेयर किया है, अगर दोनों डायमेंशनली बैलेंस है तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि राइट हैंड साइड होना पड़ेगा, और अगर ये दोनों इक्वल है तो मतलब m का इधर का पावर जो है, इधर का पावर भी सेम ही होना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इन दोनों का पावर को हमने कंपेयर किया है, बैलेंस कर दिया। अगर यहाँ का 0 है तो इधर का भी 0 ही होना पड़ेगा, ताकि इन दोनों बराबर हो सके, है ना। तो इसीलिए हमने इसको कंपेयर करके हमको x और z का वैल्यू अभी फिलहाल मिल गया। तो अभी उसके बाद हम करेंगे t का वैल्यू। तो इधर है t का स्क्वायर और इधर है t इनवर्स का z, तो यानी कि z होगा इधर -2, है ना, -z। अच्छा, z को अगर यहाँ पे हो गया हमारा -2 t को y, सॉरी ये z नहीं होगा, ये होगा y। ये क्या था, ये तो हमारा y था, तो टाइम को तो मैंने y लिया था, तो हाँ ये तो z ही है, ये है, सॉरी ये y है ना, ये हमारा y था, इसका पावर मैंने y लिया था, तो ये हो गया -2। और यहाँ पे देखिए ये जो y है ना, ये y क्या है, ये y इस यहाँ पे भी एक t के ऊपर पावर है जो कि है -1, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि y हो गया -y, है ना। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे कि y = 2, माइनस माइनस हट जाएगा, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू 0, z का वैल्यू 2 और y का वैल्यू भी 2 ही मिल गया, है कि नहीं। एक बार अच्छे से देखिए इसको, और जब तक आप देखेंगे इसको मैं एक बार अच्छे से लिख के देती हूँ। तो हमारा जो नया फॉर्मूला मिल गया ना, तो वो फॉर्मूला हमारा बना
E इज इक्वल टू कितना बना, K m टू दी पावर 0, f टू दी पावर 2 और r टू दी पावर 2। तो ये हमारा नया फॉर्मूला बना जो कि हमने अभी डिराइव कर लिया। m का यूनिट, m का पावर, f का पावर और r का पावर अभी हमने यहाँ से डिराइव कर लिया और यहाँ से हमको नया वाला फॉर्मूला मिल गया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डायमेंशनल एनालिसिस से हम फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो एक और हम ऐसे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है, क्या बोला है, इफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास ऑफ बॉब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिराइव इट्स फॉर्मूला डायमेंशनली। टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है, डायमेंशनली फॉर्मूला निकालना है, और क्या कर रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो हमको गिवन है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो पहले तो हम लिखेंगे कि क्या टाइम पीरियड जो है वो क्या है, डिपेंड कर रहा है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहले तो लिखा है मास ऑफ बॉब यानी कि m, उसके बाद है लेंथ पहले आना था, खैर कोई बात नहीं। उसके बाद आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g, करेक्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g ही होता है। फिर से क्या करेंगे आपको पता ही होगा, फिर से इसको हम ये सॉरी मेरे मुंह में नहीं आ रहा है, फिर से हम ये प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, जिसके लिए हम इक्वल साइन लेंगे और आएगा एक कांस्टेंट, और इस बार सजा के लिखते हैं LMG। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला। अब इस पे हमको क्या लगाना है, x y और z, x y और z लेना है। गलत, इसमें x, इसको y और इसको z ले लेते हैं, क्योंकि पहले l आया था ना। तो इसको अभी हमको डिराइव करना है, x y z का वैल्यू हमको निकालना है। ओके, तो करते हैं, चलिए। फिर से अगर ये करेक्ट होगा तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड के वैल्यू से बराबर होगा है ना। तो इसको अभी करते हैं। तो पहले हमको बोला है टाइम पीरियड, यानी कि इसका डायमेंशनल अगर फॉर्मूला लिखे, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, सिर्फ टाइम ही होगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारा, अच्छा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला m0 L0 सिर्फ t होगा, है ना। तो इसमें k का वैल्यू, डायमेंशनल फॉर्मूला तो होगा नहीं, k का तो कोई डायमेंशनल वैल्यू होता नहीं है, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। फिर इसको हम लिखते हैं, बाकी वाले को लिखते हैं। तो इसमें हो गया m, मास का पावर कितना है y, तो m का पावर है y। देखिए इसको, l को लिखते हैं लेंथ को, लेंथ का पावर दिया गिवन है x, है ना, हाँ, लेंथ का पावर गिवन है x, और गिवन है ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि वो क्या है, एक्सीलरेशन ही है। तो एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT का इनवर्स स्क्वायर, और ये हो गया Z, है कि नहीं, G तो एक्सीलरेशन है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो ये होता है। तो चलिए इसको अभी हम और कर लेते हैं। तो M ही रह गया। अब L देखिए, इसमें L कितना है, एक तो L ये रहा L टू दी पावर x, और L ये भी एक L है, तो यानी कि इसका पावर्स का ऐड हो जाएगा, है ना, ये L टू दी पावर z हो जाएगा। और L अगर इसको इसके साथ इन दोनों को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, पावर का एडिशन होगा मल्टीप्लिकेशन में। इसके बाद आ गया T इनवर्स z होगा। एक बार अच्छे से देखिए कि यही क्या ये करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला है जो कि हमने किया है, m0 L0 t का वैल्यू 1, है ना। ओके, तो अभी इसको इधर करते हैं। अच्छा, इसमें ये -2 ये z के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, जो कि मैंने नहीं लिखा, तो ये होगा -2z। ओके, तो अभी चलिए कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स अगेन।
तो लिखते हैं हम इसका वैल्यूज m का कितना होगा, m का m0, इसको अगर कंपेयर करें तो इधर m है y, तो यानी कि y का वैल्यू हो गया 0, है ना। तो नेक्स्ट आया l, इधर आ गया l है 0 और इधर है l का वैल्यू x प्लस z, तो यानी कि x प्लस z का वैल्यू हो गया 0, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका, तो इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे रही हूँ। और नेक्स्ट आता है आपका t, तो इधर t का वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और इधर हो गया t का वैल्यू आ गया हमारा -2z, तो इधर 1 -2z, तो z का वैल्यू आ गया यहाँ से -12, है ना, z का वैल्यू -12 आ गया। तो अभी हम इस z को क्या करेंगे, ये जो हमारा z का वैल्यू मिला ना, ये हमको ये इक्वेशन 1 में बिठाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको x का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से हमको वैल्यू मिला x प्लस z इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू इधर होगा -z, तो x का वैल्यू हो गया, अगर z माइनस है तो मतलब माइनस ऑफ -12, तो यानी कि x का वैल्यू मिल गया हाफ। तो ये मिला हमारा x का वैल्यू, ये मिला हमारा z का वैल्यू, और ये मिला हमको y का वैल्यू। तो यानी कि इक्वेशन क्या होगा, t इज इक्वल टू के m कितना है y, तो y का वैल्यू कितना है गिवन 0, m0, l का वैल्यू है हाफ और z का वैल्यू है माइनस हाफ। तो ये इक्वेशन हमको, यही फॉर्मूला हमको डिराइव करने के लिए बोला था, ठीक है, यही फॉर्मूला निकालना था। अब एक बार आप अच्छे से देखिए कि इसको आपको समझ में आया है कि नहीं। कुछ नहीं करना है, बस पावर का वैल्यू निकालना है, पावर एक्स वाई जेड जो भी उसका वैल्यू है वो वैल्यूज ही हमको निकालना है यहाँ पे, ओके। आई होप आपको इस टाइप का क्वेश्चन डायमेंशनली, ये जो फॉर्मूला डिराइव करना होता है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर अब नेक्स्ट जो भी आपके एग्जाम्स में आएगा आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। और उसके साथ साथ जो हमने पहले किया यूनिट कन्वर्जन, वो भी आप अच्छे से कर पाएंगे। और आपके लिए जो होमवर्क दिया है वो आप ज़रूर करिए और करके हमको ज़रूर बताइए, ठीक है। ओके, 10 इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।